अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग सिविक्स इनमें शहरियत क्लास इंटरमीडिएट बोर्ड कराची फेडरल पंजाब लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं और लेक्चर नंबर 2। और आज का उन्वान होगा वो होगा सर सैयद अहमद ख़ान, उनकी एजुकेशनल अचीवमेंट्स यानी कि तालीमी कामयाबियाँ और पॉलिटिकल थाट्स यानी कि सियासी असूल। इन टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे हमने प्रीवियस लेक्चर में अपने क्या पढ़ा। हमने अपने पिछले लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो सिविक्स इंट्रोडक्शन था, यानी कि शहरियत का तारुफ़ था। फिर हमने वो कंटेंट्स यानी कि वो मज़ामीन जो हमारी बुक में है सबक के हिसाब से हमने उनको चेक किया। फिर हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो बैकग्राउंड था मुसलमानों का बरसग़ीर में वो कहाँ से और कौन सी तहज़ीब से हमारा ताल्लुक़ था, हमने उसको डिस्कस किया। और प्लस जो 19वीं सदी में मुसलमानों की बेदारी थी, ठीक है, री अवेकनिंग थी, वो हमने डिस्कस की थी। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो हमारे साथ शेयर करें। आज के टॉपिक के हिसाब से सर सैयद अहमद ख़ान जो 1817 में पैदा हुए और 1898 में इंतकाल कर गए, 1898 में इनका इंतकाल हुआ है। अच्छा, सर सैयद अहमद ख़ान की पर्सनालिटी क्या थी, उनकी ज़िंदगी के मुतालिक हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। अगर आपने नोट कराओ उनकी जो अर्ली लाइफ है सर सैयद अहमद ख़ान की, वो एक बहुत बोलते हैं ना माने हुए मंझे हुए, बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना समझदार, उनमें इनका शुमार होता है। और अगर आपने नोट कराओ कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद यानी कि पहली जंग आज़ादी बरसग़ीर में जो 1857 में हुई, 1857 में हुई, और मुस्लिम रूल जो उस वक्त था वो ख़त्म हुआ और ब्रिटेन्स ने उसको टेक ओवर किया, उस लीडरशिप को, और वो सारा का सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा। वो हिंदू और मुसलमान मिलकर अपने घर के लिए यानी कि अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे। किसके हिसाब से? ब्रिटेन्स के हिसाब से। अब ब्रिटेन्स के हिसाब से किस तरह लड़ रहे थे? क्योंकि ब्रिटेन्स बहुत ज़्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हामिल थे, उनको नॉलेज का इल्म था। इसी वजह से मुसलमानों ने अपना रुतबा खो दिया और रुतबा खोने के बाद उनके मज़हबी, समाजी, सियासी, माशी और बेशतर हुकूक यानी कि राइट्स वो सब ख़त्म हो गए, क्योंकि रूलिंग अथॉरिटी में वो थे। अब जब रूलिंग अथॉरिटी में वो थे तो हिंदुओं ने सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे ही लाद दिया। अब हिंदुओं का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि किसी तरह भी हम लोग अपना घर हासिल कर लें और इन सॉरी टू से जो उस वक्त के बहुत बड़े जो दावेदार बन के बैठे हुए थे इंडिया के, उनको किसी तरह बाहर निकालें, चाहे वो ब्रिटेन्स हों चाहे वो मुस्लिम्स हों। अब इसमें सर सैयद अहमद ख़ान का किरदार आता है और सर सैयद अहमद ख़ान उस वक्त ग्रोइंग, इम्प्रूवमेंट, एजुकेशनल बैकवर्डनेस, सोशल मिजरी जो मुसलमानों के साथ हो रही थी, उन सब को उसमें से निकालने के ये सबसे अहम किरदार में आते हैं। अब क्यों मैं इनकी बात कर रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने, इनका जो बैकग्राउंड आता है वो ज़्यादातर जो उनका दिमाग चल रहा है वो किस पे चल रहा है? वेस्टर्न कल्चर पे चल रहा है। क्योंकि अगर आपने उनको उन्हीं के लहजे में मात देनी, जैसे उन्होंने हमें मात दी उस वक्त के हिसाब से मुसलमानों को, कि उन्होंने हमारी चीज़ों को समझा, देखा, परखा, फिर हमें ही उस पर वार किया। और हम लोग भी अब यही चाह रहे थे कि हम उन्हीं की जो टेक्निक्स थी उसी के ऊपर रखते हुए सर सैयद अहमद ख़ान ने बोला कि आप पहले वेस्टर्न कल्चरल को समझो, उनकी तालीम, उनका इल्म हासिल करो और अपने आप को अब मान लो कि अब आप इस रूलिंग में, इस खित्ते में नहीं हो, रूलर्स वही नहीं। और ये कन्विंस कर लो अपने आप को कि जब तक आप लोग अंग्रेज़ी की तालीम हासिल नहीं करोगे, उनके समाजी, इक़्तिसादी और मज़हबी चीज़ों को नहीं समझोगे, उससे पहले आप उनको शिकस्त नहीं दे सकते। अब ये वो बंदा बोल रहा है जिसके मुतालिक बहुत सारे मुफ़क्किरीन का लिखना है कि शायद अगर आपको पता हो कि उनको सिर्फ़ अंग्रेज़ी ज़बान पे अबूर था। बहुत सारे बोलते हैं कि उनको गुजराती पर भी था, उनको फ़ारसी पर भी था, ये हम लोग किताबों में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जो उस वक्त के दानश्वर हैं, जो उस वक्त के दौर को देखते हुए आए, उन्होंने ये लिखा है कि सर सैयद अहमद ख़ान को सिर्फ़ सबसे अहम जो नॉलेज थी उनके फ़ादर की वजह से, वो क्योंकि मीर मोहम्मद मुत्तकी जो उनके फ़ादर थे वो अकबर द ग्रेट के वक्त पर्सनल एडवाइज़र थे।
अब जो उनके पर्सनल एडवाइज़र हैं तो उस वक्त के हिसाब से अंग्रेज़ों से जो बातचीत कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, इनके फादर। और उनको सबसे ज़्यादा अहमियत किस पे हासिल हुई है, ज़बानों पे। अब लोगों का ये मानना है कि इंग्लिश सिस्टम ऑफ एजुकेशन उस वक्त के हिसाब से शुरू करने वाले जो शख्स थे वो थे सर सैयद अहमद ख़ान। सर सैयद अहमद ख़ान, हम ये देखेंगे कि सर का खिताब क्यों मिला। अगर आपने नोट करा हो कि गवर्नमेंट पोस्ट्स और फैसिलिटीज़ अगर मुसलमानों को हासिल करनी है तो अंग्रेज़ी ज़बान पर अबूर होना चाहिए बर-ए-सग़ीर में एट दैट टाइम। और आपने अगर नोट ये भी करा हो कि सर अहमद ख़ान नोबल फैमिली से हैं तो वो रिलीजियस बहुत हैं। अब रिलीजियस बहुत हैं तो उनको भी एहसास था कि कहीं ना कहीं हम लोग अपने मज़हब के लिहाज से पीछे हो गए। अब मज़हब हमें कहता है कि इल्म हासिल करो, तालीम नहीं, इल्म हासिल करो। तो इल्म हासिल करने का मकसद ये है कि वो हर चीज़ को समझो जो दुनिया में हो रही है। आप जब तक के दौर के साथ नहीं चलोगे तो दौर आपको पीछे उठा के फेंक देगा। और यही होता है मुसलमानों के साथ। मुसलमानों ने जब दौर के साथ चलते रहे उस वक्त हम लोग को कामयाबी हासिल हुई। हम दौर से हटे, हम ज़माने में खो गए। तो यही वो बात है कि जो उस वक्त सर अहमद ख़ान ने कही। अब ये सर अहमद ख़ान का जो मुग़ल एम्परर का दौर था वो यही शिकस्त का पीछे जाने का मुद्दा बना, क्योंकि उस वक्त जो सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी में एज अ जज यानी कि सुपरवाइज़र की पोस्ट पे लगे वो कौन लगे, सर अहमद ख़ान। अब सर अहमद ख़ान की एजुकेशन बताई जाती है कि ग्रेजुएशन है। अब ये कंफर्म नहीं है, ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो ग्रेजुएट भी थे, उन्होंने ग्रेजुएशन की भी है। हाँ, मुफक्किरीन बोलते हैं, हम लोग बहुत सारी वीडियोस में देखते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के लोग बोलते हैं, प्रोफेसर्स बोलते हैं, लेकिन कहीं हमें किताबों में जो उस वक्त के दानिश्वर थे उनका नहीं मिला हमें कोई। अब वो अलग बात है कि हो भी सकते हैं, लेकिन क्या सर अहमद ख़ान कोई एक चीज़ पे अबूर जो हासिल है अंग्रेज़ी पे, उसी के बेयाफ पे जो डिग्रेडेशन हो रही थी मुसलमानों की, उनको ट्रेन करने के लिए यूरोपियन साइंसेज में, आर्ट्स में, लर्निंग में, कल्चर में, उनको जो सबसे पहले उकसाने में जिनका हाथ है वो है सर अहमद ख़ान का। और मैं इस बात को बिल्कुल तरजीह देता हूँ कि जब तक कि आप किसी भी तहज़ीब का, किसी भी सिविलाइजेशन का इल्म हासिल नहीं कर सकते तब तक आप उस पर अबूर हासिल नहीं कर सकते। ये हकीकत है। और आपके राइट्स, आपकी प्रोग्रेस सब ख़त्म हो जाएगी। जो आप पेशरफ्त होने वाले थे, तरक्की करने वाले थे, वो सब पीछे रह जाते हैं। और यही वो एडवोकेट थे जो सबसे पहले मुसलमानों का बर-ए-सग़ीर में स्कूल खोलने वाले भी सर अहमद ख़ान हैं। स्कूल भी इन्हीं का है, कॉलेज भी इन्हीं का है मुसलमानों के लिए। तो आप अंदाज़ा लगाएं, बर-ए-सग़ीर में यानी कि पूरे साउथ एशिया में सबसे पहला स्कूल मुसलमानों का जो खोलने वाले हैं वो हैं सर अहमद ख़ान। और सिस्टम ऑफ एजुकेशन और ट्रेनिंग जो इनकी जो सबसे अहम थी, जो मुसलमानों के लिए सबसे अहम किरदार था शुरू से ही, उसको सबसे ज़्यादा अहमियत देने वाले शख्स भी यही हैं। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और आपने अगर ये भी नोट कराओ कि सर अहमद ख़ान को जो सर का खिताब मिला वो 1857 की वॉर में मिला। क्यों इन्होंने 300 ख़वातीन, अब ये तो एक लिखा हुआ है लेकिन ख़वातीन को बचाया, उसमें ब्रिटन्स भी थी, इंडियंस भी थी, मुस्लिम्स भी थी, सब थी, उनको बचाया। उनको बचाने के बाद, क्योंकि आपको पता है कि बर-ए-सग़ीर में जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने 2 ख़ित्तों पे सर का खिताब रखा था एज अ लॉर्ड का, एज अ नाइट के तौर पे हम उसको कहते थे। और आपने अगर नोट कराओ कि वो 2 चीज़ें क्या थी कि अगर आप बड़ी खुश ख़ैमियाँ यानी कि आप बोलते हैं ना चाबलूसी अगर अंग्रेज़ों की करें तो तब आपको सर का खिताब मिलता था, उनकी अच्छाइयाँ उनको बढ़ावा दें तब बहुत ज़्यादा, या फिर उनके लोगों को आप बचाएं किसी भी वॉर में, किसी भी दहशतगर्दी में, किसी भी चीज़ में, तो आपको सर का खिताब एज अ नाइट का खिताब मिलता था, लेकिन वो एज अ लॉर्ड था। अब यही खिताब किनको मिला, सर अहमद ख़ान को, और इसी वजह से सर का खिताब उनको आज तक है। और 1867 में उनको बाकायदा फ़र्स्ट एज अ मुस्लिम जर्नल्स लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बना दिए गए। और यहाँ पे हिंदुओं को और भी बुरा लगा, क्योंकि हिंदू नहीं बन सका, मुसलमान बन गया एज अ गवर्नर। तो ये एक बड़ी बात थी। तो 1876 में और 1883 में इनको ये पूरा मुकाम हासिल रहा, और 1898 में इनका इंतकाल हुआ, मार्च 1898 में। अब इनकी जो अचीवमेंट्स थी, सबसे अहम अचीवमेंट्स, एजुकेशनल अचीवमेंट्स, तालीमी सरगर्मियाँ जो सबसे ज़्यादा अहम थी, उनमें अगर देखा जाए तो उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक सोसाइटी इंट्रोड्यूस करवाई 1864 में गाज़ीपुर में। और इनका काम ये था, इनका पर्पज़ ये था, इनके 2 मेजर पर्पसेस थे कि जितनी भी ब्रिटेन्स की किताबें हैं, जितनी भी अंग्रेज़ी हैं, जितनी भी दुनिया की अंग्रेज़ी किताबें लिखी हुई हैं, उनको फ़ारसी और उर्दू में कन्वर्ट कर दो, और जितनी भी फ़ारसी और उर्दू की किताबें हैं उनको कन्वर्ट कर दो अंग्रेज़ी में, ताकि एक दूसरे को समझ सकें, एक दूसरे को पढ़ सकें, एक दूसरे के जहानत को देख सकें, क्या हमने गलतियाँ की हैं, क्या हमने सोचा हुआ था, ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाएँ।
और इस सोसाइटी के बाद सबसे अहम जो मुद्दा मिला, इनको मिला गैजेटेड इंस्टीट्यूट बनाने का अमल। उसी के 2 साल बाद 1866 में ये बाकायदा ब्रिटेन ने इनको ये खिताब दे दिया, क्योंकि उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू की, उनको समझना शुरू किया, मुसलमानों को समझा कि उनके अहकामात क्या हैं। क्योंकि बेटा ईसाइयों में और मुसलमानों में, क्योंकि उस वक्त इंग्लिशमैन्स में, ब्रिटेन में सबसे अहम रिलीजन जो था वो कौन सा था? ईसाई। और ईसाइयों में और मुसलमानों में सिर्फ 1% का फ़र्क है, ओनली 1% का फ़र्क। ये किसने बोला था? सर अहमद ख़ान ने बोला था। अब हैरानी की बात यह है कि 1% का सिर्फ फ़र्क है, अगर उस 1% को हटा दें तो मुसलमान और ईसाई में कोई फ़र्क नहीं है, और हम लोग को पता ही नहीं है, हम लोग को इल्म भी नहीं है। और आपको पता है ना, ईसाई और मुसलमान सबसे ज़्यादा माजरत लेकिन हकीकत है कि सबसे ज़्यादा चढ़ते भी यहूदियों से हैं। अब क्यों हैं वो आप इस्लामियात पढ़ें, पता चले क्यों है। तो यही वो वजह थी कि ये दोनों मिलना शुरू हो गए। और हिंदुओं का तो कॉन्सेप्ट दोनों में ही नहीं है, ना मुसलमानों में है ना अंग्रेज़ों में है। तो अब आप ये भी समझ गए होंगे। लेकिन सिर्फ कवानीन की वजह से अंग्रेज़ जो है मुसलमानों का साथ नहीं दे पाते, क्योंकि हमारे यहाँ हदूद के ऑर्डिनेंसेस आते हैं, और ये भी सारे बयान किसने दिए हैं? तकरीबन सर अहमद ख़ान ने दिए। और आपने अगर नोट कराओ कि ये वो बात आती है कि जहाँ पहला स्कूल बनता है 1874 या 1875 में तश्कील में आता है, वो मोहम्मदीन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल आता है, जो गैजेट आपको मिला। और इस इंस्टीट्यूशन का मकसद ये था कि वो सारी तालीमात जो अंग्रेज़ों, हिंदू और मुसलमानों की तो उसमें दी जाए। अब ये स्कूल जब बना तो उसी के 2 साल बाद अगेन ये क्या खिताब मिल कॉलेज का, और इसकी इमारत आप देख रहे होंगे पहले से चेंज हो गई है। आया आपने नोट करा, उस पर पहले गुम्बद था, राउंड अबाउट था जो मुसलमानों का था, अब यहाँ पे आ गया क्राउन, पूरा क्राउन बना हुआ है। आप देख रहे हैं ना, ये 2 मीनार हैं और ये 2 क्राउन है, ऐसा लगता है जैसे किसी ने ताज बनाया हुआ है। ये मेन गेट है। अब आपने नोट करा होगा कि यहाँ पर अब सिलेबस जो चल रहा है वो कैमरे सिस्टम चल रहा है। कैमरे सिस्टम उस वक्त मॉडल सिस्टम था, और वो सारी किताबें जो पूरी दुनिया में पढ़ाई जा रही थी वो यहाँ पर आई, और मुसलमानों के लिए। लेकिन हैरानी की बात ये कि कॉलेज में पहुँचते पहुँचते मुसलमान 21 हैं, स्कूल से निकलते निकलते कॉलेज में आते आते मुसलमान 21 हैं, और हिंदू कितने हैं? 400, और अंग्रेज़ कितने हैं? 960। इस स्कूल में जो पहला कॉलेज और स्कूल बना है मुसलमानों के लिए, उसमें मुसलमान ही कम है। क्यों? क्योंकि उस वक्त के उलमा बोलते थे कि तालीम हासिल करना फ़जूल है, ये सारी तालीम हासिल करना फ़जूल है, ये सिर्फ बहकावा है, और बहुत सारी बातें, अल्लाह रहम। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनोवेटर्स पूरी दुनिया में सबसे पहले मुसलमान ही थे। हैरानी ये होती है, वैसे मैं भी हैरान हो गया हूँ कि जब ये वहाँ उस वक्त, शुक्र है अल्लाह ने मुझे वो वक्त नहीं दिखाया, लेकिन अगर मैं भी होता तो मैं भी मैं भी भौंकला जाता, मैं बोलता ये क्या बकवास हो रही है। तो एक सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना। तो ये एक बात थी। प्लस सबसे अहम बात कि मोहम्मदीन और एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी फिर इसको खिताब मिला 1919 में और 1920 में, और इसको खिताब दिलवाने वाले का शख्स कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। ये किसी को नहीं पता है। उस वक्त मुस्लिम लीग ने सबसे अहम जतन किए थे इसको यूनिवर्सिटी बनाने में, क्योंकि सबसे पहला स्कूल था। अब हैरानी की बात यह है कि हमें पता ही नहीं है बेटा, हमें जब पता नहीं होता है चीज़ों का, हम उसको अहमियत नहीं देते। हम जब उस वक्त अहमियत देते जब हमारे से वो चीज़ निकल जाती है, या हमें बहुत देर में जाके पता चलती है कि वो सही थी। तो ये एक होता है। अगर आपने एक और बात नोट की कि पॉलिटिकल थॉट्स, अच्छा अब ये जो सियासी उसूल थे, उनमें सियासी उसूल में सबसे पहले सर अहमद ख़ान जो ब्रिटिश रूलर्स में आए थे, तो एडवोकेट जो थे वो लॉयल्टी चाह रहे थे किसके साथ? ब्रिटेन के साथ। और 1857 वॉर के बाद क्योंकि मुसलमानों को बहुत ज़्यादा पीछे रखा जा रहा था, तो उस वक्त मौलाना हाली ने बाकायदा जो कंडीशंस थी, जो बहुत ज़्यादा वर्स्ट कंडीशंस थी मुसलमानों के लिए, उस वक्त लिखा कि यहाँ पे मुसलमानों को सिर्फ एक चीज़ ही सबसे ज़्यादा अहम कर सकती है, वो है तालीम। और उसके बिहाफ पर मुसलमान जितना भी वो काम कर रहे हैं वो सब जुर्म में जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि जब तक कि आप उसका इल्म हासिल नहीं कर रहे हैं उनका, तो आपके लिए तो वो जुर्म ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपके ना पॉलिटिकल राइट्स हैं, ना रिलीजियस राइट्स हैं, ना सोशल राइट्स हैं, कोई राइट्स ही नहीं है। जब राइट्स ही नहीं है तो आपका कोई कॉपरेट नहीं हो, कॉपरेट नहीं है तो आप लॉयल नहीं हो, किससे? गवर्नमेंट से। और उसका गवर्नमेंट किसकी है? ब्रिटेन की। तो आप बात समझ रहे होगे। तो इतना ज़्यादा पॉलिटिकल गेंस उस वक्त ब्रिटेन के रूलर्स का था जब सर अहमद ख़ान ने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा बयान किया। और बयान करने के बाद सबसे अहम चीज़ जो उन्होंने किताब लिखी वो कौन सी थी? कॉज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, असबाब बगावत हिंद। ये 1858 में उन्होंने लिखी, और उनका मकसद ये था कि जो बगावत शुरू हुई वो कौन से ऐसे असबाब थे, वो कौन से ऐसे कॉजेज़ थे, फैक्टर्स थे जिसकी वजह से मुसलमानों ने बगावत शुरू। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे बेटा, सिर्फ एक फैक्टर नहीं था, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स थे। लेकिन एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो क्या है? वो आपने एक फ़िल्म भी देखी होगी, मंगल पांडे, उसमें ही सबसे ज़्यादा अहम था। अब वो इंडियंस मानते हैं कि उसको स्टार्ट करने वाले वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को इंडियंस हैं, हिंदूज़ हैं।
वो कैसे, आपने अगर नोट करा होगा इस फिल्म में एक चीज़ दिखाई गई है कि एक कार्ट्रेज बनी है, और कार्ट्रेज किसके खिलाफ बनी थी, वो मुसलमान और हिंदुओं के खिलाफ बनी थी। मुसलमान पोर्क का गोश्त नहीं खा सकते थे, और हिंदू गोश्त तो वैसे ही उन पे बहुत सारे उनके जो क्लासेस उन पे हराम है। तो अब वो कार्ट्रेज के ऊपर जो कटाई लगती थी, जो उस पर नोक लगती थी, वो किसकी थी, वो थी गोश्त की। अब यही वो वजह थी कि ये सबसे मेन फैक्टर था। अब यहाँ पे हिंदू क्लेम करते थे उस वक्त हमारा तो कोई कसूर नहीं था, अब तो अपने फिल्मों में दिखा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब वो वहाँ मुकाम पे पहुँच गए हैं, वो टक्कर के मुकाम पे पहुँच गए हैं जहाँ पे उनको होना चाहिए था। हमें भी वहाँ से आगे होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हम लोग शायद अपनी हिस्ट्री पढ़ाते नहीं लोगों को, समझना नहीं चाहते। अब उसके बाद सबसे अहम किताब जो लिखी है वो लॉयल मोहम्मदीन ऑफ इंडिया लिखी है, यानी कि हिंदुस्तान के वफ़ादार मुसलमान। हम हिंदुस्तान से अगर वफ़ादार नहीं होते तो 1000 साल कैसे हमने हुकूमत कर ली, और यहाँ पे लोगों को कैसे सर्वाइव करवा दिया, यहाँ पे हिंदुओं को हमने इम्प्रेस कैसे कर दिया, आप ये सोचो। और यही वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन थी उस वक्त जो सबसे ज़्यादा ब्रिटेन्स मुसलमानों पे लगा रहे थे। और यही यहाँ से शुरू होता है क्या, वो डिवाइड एंड रूल एंड कॉन्कर का जो कॉन्सेप्ट है, जो कायदा से हमने पकड़ा था, ये वही है बेटा। पहले 2 कौमों को तकसीम करो और उस पर भी हुक्मरानी करो। ये वो चीज़ें थी जो रूल और रूलर्स के दरमियान में थी। और ये 1883 में एल्बर्ट बिल जो इम्प्रेशन आया वो इसी बात पर आया। वो यही था कि अगर आप अपनी सर्विसेज को हाईलाइट करना चाहते हो ब्रिटेन गवर्नमेंट में, तो आप पहले साबित करो। अब यही वो साबित करने पे सर अहमद ख़ान ने सबसे अहम किरदार अदा किया, और यही वो बातें थी जो उस वक्त सर अहमद ख़ान ने बड़ा इम्प्रेस किया ब्रिटेन्स को। आप अंदाज़ा लगाओ बेटा कि ये वो बंदे हैं जो चाह रहे हैं कि मुसलमान किसी तरह कामयाब हो जाएं इल्म के मामले में, लेकिन आज तो हम लोग इल्म से ही भाग रहे हैं। और फिर सबसे अहम किताब जो उन्होंने लिखी वो तहज़ीबुल इखलाक है, तहज़ीब, सिविलाइजेशन, सोशल रिफॉर्म्स। अच्छा, ये 1871 से लेके 1897 तक गई। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ कि मुसलमानों की तहज़ीब तो पूरी दुनिया से होती हुई आ रही है, जब पूरी दुनिया से होते हुए आ रही है, सोशल रिफॉर्म्स में आ रही है, तो सबसे ज़्यादा तहज़ीब आपको किस में मिलेगी, किस मज़हब में मिल जाएगी? ये आप सोचने वाली बात है, एक सिंपल सी बात है ये तो। और आपने अगर देखा हो कि ये वो तहज़ीबुल इखलाक का सबसे अहम मुद्दा था जो अंग्रेज़ी में कन्वर्ट किया गया। फ़ारसी ज़बान में आपके सामने दिख रहा है, उसको कन्वर्ट किया गया किस में, अंग्रेज़ी में। अब अंग्रेज़ी ज़बान में जब कन्वर्ट किया गया है तो अब तहज़ीबों का पूरे का जुज़्व इसी में बयान है। और मुसलमान क्योंकि हर तहज़ीब को लेते हुए आ रहे हैं, तो अब आपने नोट करा होगा कि ये कितना आसान होता जा रहा था किसी को समझाना, किसको, ब्रिटेन्स को। अब ये वो बात अलग है कि वो मानना नहीं चाह रहे बिकॉज ऑफ लॉज, क्योंकि लॉज सबसे ज़्यादा जो हद बंदी है वो किस में है, मुसलमानों में। देखो बार बार मैं लॉज की बात कर रहा हूँ, हमारे कवानीन इतने सख्त हैं कि अगर पूरी दुनिया में लागू हो जाए तो फिर कोई चोरी ना करे, कोई डाके ही ना मारे, झूठ भी नहीं बोले, ऐसा है। तो अब क्या करें, वो एक अलग बात है, हम खुद नहीं उस पर अमल कर पा रहे। तो फिर 1867 में एक बड़ा कंट्रोवर्शियल शुरू हो जाता है उर्दू हिंदी डिस्प्यूट बनारस में। और यहाँ पे शेक्सपियर साहब को बाकायदा जो वक्त के डिवीज़नल कमिश्नर थे सर अहमद ख़ान को ख़त में लिखते हैं कि अब आपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया है, वो है ज़बान। और उर्दू ज़बान 30 ज़बानों से मिलकर बनी हुई है, जबकि हिंदी संस्कृत की है, जबकि उर्दू में संस्कृत के भी वर्ड हैं, हिंदी के सब वर्ड्स हैं, वो सब एक कर रहे हैं। जब आप एक कर रहे हैं तो आप एक कौम को हटा के 2 कौमों में तकसीम कर रहे हैं, हिंदू और उर्दू में, यानी कि मुसलमानों में और हिंदुओं में। और कौम सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे हिंदू नहीं है, यहाँ पे मुसलमान भी हैं। 1000 साल से रह रहे हैं तो 1000 साल में यहाँ पे कौमियत तो आ गई होगी और तहज़ीब भी आ गई। तो इसका मतलब ये है, अब वो कन्विंस कर रहे हैं कि हाँ अब आपने यहाँ पे 2 नेशंस का कॉन्सेप्ट डाल दिया इस चीज़ को छेड़ते हुए कि हिंदूज़ मुस्लिम्स कभी एक नहीं हो पाएंगे, वो किसी एग्रीमेंट में साइन भी नहीं करेंगे, कोई भी ऐसा मुकाम नहीं आएगा जहाँ भी दोनों बैठ सकें। और ये वो मुकाम था कि जहाँ ब्रिटेन्स, हिंदूज़ और मुस्लिम, अब 3 कौमें यहाँ बस रही हैं। और इस 3 कौमों के चक्कर में सबसे अहम मुद्दा आ जाता है, वो क्या, 2 नेशन थ्योरी। अब 2 नेशन थ्योरी के जो फादर हैं, बानी हैं, वो कौन है, सर अहमद ख़ान, क्योंकि पकड़ गए किसको कि अब ब्रिटेन जो हैं वो अपनी सियासत चल रहे हैं। और सियासत में अगर आपने नोट करा वो 2 कौमों को तकसीम करवा के ख़ुद रूल कर रहे हैं। हम एक दूसरे को भाई भाई कहते थे, हिंदू और मुसलमान, लेकिन क्या भाई हैं अब तक, ये भी एक बड़ा मसला है, क्योंकि दोनों तो अपनी मफाद में ही थे। ख़ास तौर पे हिंदू तो ज़्यादा अपनी मफाद में थे, क्योंकि उनको अपना घर भी चाहिए था, अपना मुकाम भी चाहिए था, अपना रुतबा भी चाहिए था, अपनी इज़्ज़त, सब कुछ चाहिए थी उनको। तो फिर तो सर अहमद ख़ान ये बोलेंगे कि अब तो यहाँ 2 ही कौम हैं, हिंदू हैं और मुसलमान हैं। वो तो एक कब्ज़ा करके बैठ गई है, कौन, ब्रिटेन्स। ये उस वक्त के दौर के हिसाब से बता रहा हूँ बेटा, और ये हिस्ट्री है, पूरी दुनिया मानती है, अंग्रेज़ भी मानते हैं, हिंदू भी मानते हैं। तो ये उस वक्त के हिसाब से हो रहा है, और आप देख रहे हो कि कितना
क्या हलमिया चल रहा है। और फिर 1887 में मुसलमानों को टेक पार्ट किया जाता है, ख़त्म किया जाता है। कब? कि जब एक कांग्रेस पार्टी बनाई जाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और उस वक्त तो बिल्कुल ही कन्विंस हो जाते हैं सैयद अहमद खान कि अब तो सिर्फ हिंदुओं का ही राज होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि अगर आपने नोट करा हो कि हिंदू राज मानते हैं कि उनका घर है, लेकिन क्या हमने अपना मुकाम हासिल नहीं किया था यहाँ? और क्या मुसलमानों ने क्या उनकी मदद नहीं की थी? उनकी अहमियत को नज़ाकत में देखा नहीं था? क्या आपने अगर नोट करा हो कि उस वक्त की जितना भी क्लास सिस्टम था हिंदुओं का, वो ख़त्म किया किसने? मुसलमानों ने किया। वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो थी, इम्तियाज़ी मिजाज, उसको ख़त्म करने वाले शख्स कौन है? कौन सी कौम है? कौन सा मज़हब है? इस्लाम था। ये सब बातें भूल गए। वो इसलिए भूल गए क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अंग्रेज़ों को इम्प्रेस करना था। जब अंग्रेज़ों को इम्प्रेस करना था तो मुसलमानों को दबाना था, क्योंकि वो रूलिंग अथॉरिटी में थे, उनके पास इल्म था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, जदीद हथियार थे, सब कुछ था। लेकिन मुसलमान अपने आप को मनवाने में कामयाब हो गए। क्यों? वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर में कोई चीज़ समझ में ना आई तो हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में बहुत जल्दी आ गई हो तब भी हमारे साथ शेयर करें, कमेंट करें। इस चैनल को, इस लेक्चर को उन बच्चों, उन लोगों तक पहुंचाएं जो ला इल्म हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।